हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा सुश्रुत सूत्र का 16th चैप्टर जो कि है कर्ण व्यध बंध विधि पर होने वाला है। प्रीवियसली हमने 1 to 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 16 चैप्टर पर होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियसली 1 to 15 चैप्टर्स अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को सुश्रुत सूत्र स्थान की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ ही में हमने सुश्रुत निदान स्थान के पूरे 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, जिसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके सुश्रुत निदान स्थान के प्लेलिस्ट में विजिट करके 1 to 16 पूरे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर जो कि है कर्ण व्यध बंध विधि पर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कर्ण संधान विधि के पूरे 15 टाइप्स और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं देरी ना करते हुए अपने थर्ड नंबर श्लोक पर। देखिए क्या बताया है। हम बालकों में कर्ण वेधन क्यों करते हैं उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बताया रक्षा आभूषण निमित्तम बालस्य कर्ण विद्यते। तो रक्षा विधि के लिए और एक आभूषण के लिए हम बालकों में कर्ण का वेधन करते हैं। तो नीचे विमर्श में देखेंगे रक्षा और आभूषण के लिए बालक के कानों का वेधन करना चाहिए। कब करना चाहिए ये भी बताया। तो षष्ठे मासी सप्तमे व शुक्ल पक्षे प्रशस्तु तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र कृत मंगल स्वस्ति वाचन धात्रे कुमार धात्रे व कुमार उपवेश्य बाल क्रीड़क। देखिए क्या बताएं यहाँ पे कि हमें छठे और सातवें मास के शुक्ल पक्ष में उत्तम तिथि नक्षत्र मुहूर्त और मंगलाचरण स्वस्ति वाचन करके हमें जो होता है बालकों को जो होता है देखभाल करने वाले मनुष्य की गोद में बच्चे को बिठाकर उसके बाद हम उसको कुछ खेलने के लिए वस्तु देकर जिससे उसको बिजी करेंगे। उसके बाद हम उसको खिलौना देने के बाद हम कर्ण वेधन का विधि करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया बालकों का जो होता है कर्ण वेधन क्यों करते हैं। तो रक्षा और आभूषण दो चीज के लिए। ठीक है, कब करते हैं। 7th षष्ठे और सप्तमे 6th और 7th मंथ, वो भी शुक्ल पक्ष में। आपको पता है 1 मंथ में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि पर मुहूर्त नक्षत्र मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन करने के बाद बालक को जो देखभाल करने वाले मनुष्य होते हैं उनकी गोद में बच्चे को हम बिठाकर क्या करेंगे, खिलौने से आकृष्ट कर, ठीक है, संतावना देते हुए हम बालक का जो होता है कर्ण वेधन करेंगे। फिर क्या बताया देखिए, हमें वाम हस्तन कर्ण देवकृत्य छिद्र। तो हमें क्या करना चाहिए, देवकृत्य छिद्र में हम जो होता है कर्ण का वेधन करेंगे। ऐसा नहीं कि कर्ण में कहीं पे भी छेदन कर दिया, छेदन करने के लिए भी एक विशिष्ट वो बताया है स्थान। देखिए क्या बताया यहाँ पर, वाम हस्त से उस बच्चे के कान को खींचकर दैवकृत छिद्र से सूर्य किरणों से दिखाई देने पर धीरे से दक्षिण हस्त से उस दैवकृत छिद्र में सीधा वेधन करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया, वाम हस्त से जो होता है हम क्या करेंगे, एक कान को थोड़ा सा खींच के और देवकृत छिद्र में छेदन करेंगे दक्षिण हस्त से। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है, प्रतनुकम सूच्या बलहार्यम, जो मेल चाइल्ड होता है उसमें हम दक्षिण कर्ण में करेंगे और जो फीमेल चाइल्ड होती है उसमें हम वाम कर्ण में पहले वेधन करेंगे। ओके, यहाँ पे बताया। उसके बाद क्या करेंगे, जो कर्ण छिद्र में जो है रुई की बत्ती या डोरा डाल देना चाहिए। ठीक है, तो क्या बताया देखिए, सबसे पहले तो ये बताया कि हम बच्चे का जो होता है कर्ण वेधन क्यों करते हैं। तो रक्षा के लिए करते हैं और एक आभूषण के लिए करते हैं। फिर बताया हमें कर्ण वेधन कब करना चाहिए, हमें 6th और 7th मंथ में करना चाहिए शुक्ल पक्ष में, वो भी उत्तम तिथि मुहूर्त नक्षत्र आदि देखने के बाद जो बच्चे का देखभाल करने वाला मनुष्य उसकी गोद में बिठाकर उसको कुछ खिलौना देकर संतावना देना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बताया, हमें जो था वाम हस्त से बच्चे का कान खींचना चाहिए और दक्षिण हस्त से जो था दैवकृत छिद्र में हमें छेदन कर देना चाहिए। ओके, फिर बताया कि प्रतुनक सूची, अगर कान पतला है तो सूची से हम वेधन करेंगे और अगर बहलम और मोटा कान है तो हम आरा से करेंगे। फिर ये बताया कि मेल चाइल्ड में हम पहले दक्षिण कर्ण में करेंगे और फीमेल चाइल्ड में पहले हम वाम कर्ण में वेधन करके और फिर कर्ण छिद्र में रुई की बत्ती या डोरा लगा देंगे। ओके, तो ये इसमें पूरा बताया है आपको कि कर्ण वेधन कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में श्लोक नंबर 3 में सब कुछ बता दिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने 4th नंबर श्लोक पर।
फिर 4 नंबर श्लोक में देखिए क्या बताया, यदि वेधन करने से रक्त का अधिक स्राव तथा पीड़ा हो तो अन्य देशविद समझना चाहिए। अगर वेधन करने पर बच्चे को बहुत ज्यादा रक्त का स्राव होने लगे, बहुत ज्यादा पीड़ा हो, तो समझ जाना चाहिए कि वो तो दैवकृत छिद्र के अलावा कहीं और वेधन हो गया है। ठीक है, किसी तरह का उपद्रव ना हो उसे दैवकृत में वेधन समझना चाहिए। ठीक है, अगर किसी तरह का उपद्रव ना हुआ तो समझ जाना चाहिए कि दैवकृत छिद्र में ही वेधन हुआ है। फिर नीचे बताया 5 नंबर श्लोक में देखिए क्या बताया, अज्ञ मनुष्य अपनी इच्छा से दैवकृत छिद्र का ध्यान न रखकर कालिका, मर्मिका और लोहितिका सिराओं में जब वेधन करता है तब उपद्रव उत्पन्न होती। कर्ण में कितनी सिराएं होती? 3। कालिका होती है, मर्मिका होती है, लोहितिका होती है। अगर जो व्यक्ति जिसको नहीं नॉलेज है वो दैवकृत छिद्र को छोड़ के इन 3 सिराओं का वेधन कर देता है तो बहुत सारे उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, कालिका में अगर छिद्र कर दिया तो क्या उपद्रव होंगे, मर्मिका में, लोहितिका में। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके अपने पेज के टॉप पर लिख लेंगे। सबसे पहले बताया, कालिका में वेधन होने पर ज्वर, दाह, शोथ और वेदना की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अगर कालिका में होगा तो ज्वर होगा, दाह होगा, शोथ होगा और वेदना होगा। ये 4 उपद्रव की उत्पत्ति होगी अगर कालिका सिरा में वेधन कर दिया तो। अब मर्मिका सिरा में वेधन करने पर क्या उपद्रव होती है? वेदना होगा, ज्वर होगा, ग्रंथि, ये उपद्रव उत्पन्न होती है। लोहितिका में अगर वेधन कर दिया तो क्या होगा? मन्यस्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल। ठीक है, ये उत्पन्न होगा। इनमें यथा योग्य चिकित्सा करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया है कि कर्ण में 3 सिराएं होती हैं, कालिका, मर्मिका और लोहितिका होती है। अगर जो अज्ञा वैध है वो अगर दैवकृत छिद्र छोड़ के इन तीनों सिराओं का वेधन कर दिया तो क्या उपद्रव होंगी? कालिका सिरा का वेधन करने पर जो होता है ज्वर, दाह, शोथ और वेदना की उत्पत्ति होगी। मर्मिका का वेधन करने पर जो होता है वेदना, ज्वर और ग्रंथि होगी। लोहितिका में छेदन करने पर क्या होगा? मन्यस्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल उत्पन्न होगा। और अगर ये सारी चीजें उपद्रव उत्पन्न हो रही तो हम इसकी यथाविधि चिकित्सा करेंगे। ओके, फिर देखिए नीचे क्या बताया है। ये तो था कि अगर हमने दैवकृत छिद्र के अलावा कहीं अगर वेधन कर दिया तो क्या उपद्रव हो सकती है। अब बताइए, योग्य वेधन हो जाने पर तिल्ली के कच्चे तेल से व्रण का परिसेचन करना चाहिए तथा 3-3 दिन के अंतर से रुई की वर्तिका उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट कर आम तेल से सेचन करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि योग्य वेधन होने पर किस तेल से सेचन करेंगे तो आपको आंसर टिक करना है, आम तेल से सेचन करेंगे, कच्चे आम तेल। ठीक, तो आम तेल से सेचन करना चाहिए अगर योग्य वेधन हो गया तो। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे देखिए क्या बताया, जब हम कान का वेधन करते हैं, अगर आपने भी किया होगा तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे छिद्र को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम थोड़ी सी मोटी सी, पहले छोटा बहुत पतला सा नीम का वो सीक डालते हैं, फिर थोड़ा सा मोटा डालते हैं, फिर और मोटा, ताकि वो कान का छेद थोड़ा मोटा हो जाए। ठीक है, तो वही चीज बताया कि कान के छिद्र को धीरे धीरे बड़ा करने के लिए नीम के सीक उत्तरोत्तर बढ़ाकर कान में पहनाते हैं, इसे वर्धनक कहते हैं। ठीक है, वर्धनक कहते हैं। वर्धनक मतलब कान के छिद्र को वर्धन करने के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्धनक कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम अपने 10 नंबर श्लोक में, जहाँ पे कर्ण संधान विधि के बारे में बताया गया है। इसके पहले हमने पढ़ा कि कर्ण वेधन कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, योग्य वेधन होने पर क्या करना चाहिए, अयोग्य वेधन होने पर क्या करना चाहिए और क्या उपद्रव उत्पन्न होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टोटली न्यू टॉपिक है कर्ण संधान विधि। ओके, कर्ण संधान विधि आपको प्रॉफ एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है और साथ ही में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ द व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कर्ण संधान विधि 15 होती हैं टोटल, उनमें से 10 जो होती है वो साध्य होती है और जो 5 होती है वो कैसी होती है? असाध्य होती है। ठीक है, तो कर्ण संधान कैसी होती है? 15 होती है कर्ण संधान विधि, उनमें से 10 कैसी होती है? साध्य होती है, 5 कैसी होती है? असाध्य होती है। हमें पूरा 15 पढ़ना है अच्छे से विथ लक्षण। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या बताएं यहाँ पे, तत्र समासेन 15 कर्ण बंधन कृत्या। तो 15 जो होते कर्ण संधान विधि होती है, कौन कौन सी? देखिए, नेमि संधानक, उत्पल भेदक, बल्लुरक, आसंगिम, गंडकर्ण, आहार्यम, निर्वेदम, व्ययोजिन, कपाट संधिक, अर्ध कपाट संधिक, संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण, काकोष्ठक। ठीक है, तो आपको ये 15 नाम तो याद रखना है, साथ ही में इसके जो होता है
लक्षण याद रखने की कौन से कर्ण का कैसा कर्ण रहेगा तो कौन सा संधान विधि करेंगे। ओके, वो हम अभी नीचे जो होता है 11वें नंबर श्लोक में देखेंगे। सबसे पहले आपको जो होता है 15 संधान विधि के नाम याद होना बहुत ज़रूरी, कौन से साध्य हैं कौन से असाध्य, वो नीचे डिफ्रेंशिएट करके बताया गया। तो अभी हम टोटल 15 नाम याद रखेंगे। नेमी संधानक, वापस रिपीट कर देते हैं, नेमी संधानक, उत्पल भेदक, बल्लूरक, आसंगिम, गणकर्ण, आहार्य, निर्वेदम, वयोजिम, कपाट संधिक, अर्ध कपाट संधिक, संक्षिप्त, हीन कर्ण, बल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण, काकोष्ठक। ठीक है, तो ये 15 नाम है, आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे कि अगर नेमी संधानक कब करेंगे हम, जब हमारा पृथु, आयत और सम हो, तब हम क्या करेंगे, नेमी संधानक करेंगे। आप कभी भी विमर्श नहीं याद रखेंगे क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस नहीं आते, संस्कृत टर्म के ही क्वेश्चन आते हैं श्लोक में से। तो देखिए क्या बताया है, तेषु पृथु, आयत, सम, भय, पल्ली, पाली, नेमी संधानका। क्या बताया, यदि कर्ण पाली के दोनों भाग मोटे पृथु हुए, समान हो, आयत, तो हम नेमी संधानक बंध का उपयोग करेंगे। तो नेमी संधानक बंध कब करेंगे, जब हमारा कर्ण कैसा हो, पृथु हो, आयत हो और सम हो, तब हम कैसे करेंगे, नेमी संधानक करेंगे। और अगर वृत्त, आयत और सम हो तो क्या करेंगे, उत्पल भेदक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है वृत्त, आयत, सम, भय, पाली, उत्पल भेदका। तो अगर हमारा कर्ण पृथु हो, आयत हो, सम हो, तो हम क्या करेंगे, नेमी संधानक करेंगे। अगर वृत्त, आयत और सम हो तो उत्पल भेदक का बंध करेंगे। ठीक है, अगर हमारा कर्ण कैसा हो, ह्रस्व, वृत्त और सम हो, तो हम बल्लूरक करेंगे। ठीक है, तो नीचे देखेंगे विमर्श में एक बार वापस से, जिसकी दोनों कर्ण पालियां कैसी हो, वृत्त, गोल हो, या आयत, दीर्घ हो और सम, समान हो, तो हम क्या करेंगे, उत्पल भेदक बंध का उपयोग करेंगे। ओके, और जिसकी ह्रस्व, छोटी हो, वृत्त हो, गोल हो, सम हो, समान हो, तो कर्णपाली में हम बल्लूरक बंध का उपयोग करेंगे। ठीक है, वही चीज बताया। तो 3 याद रखेंगे, पहला क्या था, पृथु, आयत, सम में हम क्या करेंगे, नेमी संधानक करेंगे। और अगर हम लोग वृत्त, आयत, सम हो तो उत्पल भेदक करेंगे। अगर ह्रस्व, वृत्त, सम हो तो क्या करेंगे, बल्लूरक बंध करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 3 याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, आसंगिम बंध कब करेंगे, तो आभ्यंतर दीर्घपाली होगा तो आसंगिम बंध करेंगे, बाह्य दीर्घपाली होगा तो गंड कर्ण करेंगे। ठीक है, क्या बताए, देखिए अगर आपका कर्ण है वो बीच से फट गया तो एक बाहर से पहले छोटा होगा, आभ्यंतर दीर्घपाली, सॉरी आभ्यंतर का जो होता है पाली दीर्घ होगा, तब हम क्या करेंगे, आसंगिम करेंगे। बाह्य का पाली जो होता है दीर्घ होगा तो गंड कर्ण करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताया नीचे विमर्श में, यदि बाह्य का कर्ण पाली दीर्घ हो तो कर्ण बंध करेंगे, और अगर भीतरी का कर्ण पाली दीर्घ हो तो आसंगिम बंध बांधे। ठीक है, तो वही चीज हो गया। आप ना आसंगिम और गणकर्ण साथ में पढ़ेंगे, जिससे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर आभ्यंतर दीर्घपाली होगा तो आसंगिम करेंगे, और अगर बाह्य दीर्घपाली होगा तो गंडकर्ण करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बताया, और फिर आहार्य में क्या बताया, अपाली, जब दोनों ही कर्ण की पालियां न हो तो हम आहार्य बंध का करना चाहिए। ठीक है, तो अ से आहार्य, अ से अपाली, आप ऐसे कोरिलेट करके भी याद रखेंगे तो एमसीक्यूज में यूज होगा। तो आहार्य कब करेंगे, जब अपाली, दोनों ही कर्ण की पाली ना हो तो हम आहार्य बंध करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या बताया, निर्वेदम में देखिए क्या बताया, क्षीण पुत्रिका आश्रितो निर्वेदम। क्या बताया, यदि दोनों कर्णपालियां मूल से ही छिन्न हो तो पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके निर्वेदन बंध बांधना चाहिए। तो अगर दोनों ही कर्णपाली मूल से ही हमारे छिन्न हो गई हो तो पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके हमें निर्वेदम बंध बांधना चाहिए। तो क्षीण पुत्रिका आश्रित तो किसके लिए, निर्वेदम बंध के लिए। फिर बताया है व्यायोजिम किस लिए बताया, जो जब कर्ण स्थूल हो, अणु हो, सम हो, विषम हो, और तब कैसे करेंगे, व्यायोजिम का बंध करेंगे। जब स्थूल, अणु, सम, विषम पाली हो तो व्यायोजिम बंध का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या बताया विमर्श में, यदि पाली का एक भाग स्थूल हो, दूसरा अणु हो, एक सम हो, दूसरा विषम हो तो व्यायोजिम बंध बांधना चाहिए। ठीक है, अगर पाली कैसा हो, पहला एक स्थूल हो और दूसरा कैसा हो, अणु हो, फिर एक कैसा हो, अगर एक विषम हो और एक सम हो, तब हम क्या करेंगे, व्यायोजिम बंध का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए क्या बताया, इंपॉर्टेंट है,
कपाट संधिक और अर्ध कपाट, आप ये दोनों को भी साथ में पढ़ेंगे। जो कपाट संधि है और अर्ध कपाट संधि है, अगर अभ्यंतर दीर्घपाली के साथ अल्प हो, देखिए क्या बताया, अभ्यंतर दीर्घपाली अल्प, तब क्या करेंगे, कपाट संधि का प्रयोग करेंगे। अगर बाह्य दीर्घपाली के साथ अल्प हो, बाह्य दीर्घपाली अल्प, तो अर्ध कपाट संधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, आसंगिम और गंडकर्ण में अभ्यंतर दीर्घपाली होगा तो आसंगिम, और बाह्य दीर्घपाली होगा तो गंडकर्ण होगा। लेकिन अगर अभ्यंतर दीर्घपाली के साथ अल्प हो तो हम क्या करेंगे, कपाट संधि करेंगे, और अगर बाह्य दीर्घपाली के साथ अल्प हो तो हम अर्ध कपाट संधि करेंगे। ठीक है, तो बस याद क्या रखना, अभ्यंतर दीर्घपाली में अल्प जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कपाट संधि बंद करेंगे, और बाह्य दीर्घपाली में अगर अल्प आ जाएगा तो अर्ध कपाट संधि बंद का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये आपका 10 जो होता है साध्य वाले कर्ण संधान विधि थे, जो साध्य थे 10। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसके श्लोक जो होता है याद रखने, हिंदी टर्म्स आपको याद नहीं रखने, संस्कृत टर्म्स याद रखने, क्योंकि एमसीक्यूज जो होता है वो इसी में से आएगा। बहुत ईजी है, वापस से रिपीट करेंगे। अगर जो होता है हमारा कर्ण पृथु आयत और सम हो तब हम नेमी संधानक बंध का प्रयोग करेंगे, और अगर कर्ण जो होता है पाली हमारा वृत्त आयत सम हो तो हम जो होता है उत्पल भेदक बंध का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे कर्णपाली ह्रस्व वृत्त और सम हो तो हम जो है बल्लूरक बंध का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर अभ्यंतर दीर्घपाली होगा तो आसंगिम का प्रयोग करेंगे, बाह्य दीर्घपाली होगा तो गंडकर्ण का प्रयोग करेंगे। अगर पाली ही ना हो, अपाली होगा तो आहार्य बंध का प्रयोग करेंगे। अगर क्षीण पुत्रिका का सहारा लेके हमें बंद करना हो तो निर्वेधम बंध का प्रयोग करेंगे। अगर कर्णपाली कैसा हो, स्थूल हो, एक अणु हो, दूसरा सम हो, विषम हो तो व्यायोजिम प्रयोग का प्रयोग करेंगे। अभ्यंतर दीर्घपाली में के साथ अगर अल्प हो तो कपाट संधिक, और अगर बाह्य दीर्घपाली के साथ अल्प हो तो अर्ध कपाट संधिक बंध का प्रयोग करेंगे। तो 10 साध्य हैं, बहुत ईजी है। अगर आप 3-4 बार एक बार उसको पढ़ लेंगे ध्यान से तो आपको वो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, जो हमारे 5 जो होते हैं वो साध्य असाध्य थे। 10 वाला जो साध्य था, अब हम 5 असाध्य पढ़ेंगे। कौन से देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है पंच साध्य। पंच साध्य में कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए बताया है ऊपर, संक्षिप्त, हीन कर्ण, वल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण और काकोष्ठक। ये 5 जो होते हैं वो हमारे असाध्य हैं। कौन कौन से हैं, संक्षिप्त, हीन कर्ण, वल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण और काकोष्ठ। ये जो होते हैं हमारे साध्य हैं, असाध्य हैं सॉरी। सबसे पहले संक्षिप्त पढ़ेंगे। देखिए क्या बताया, शुष्क, देखिए विमर्श में, इसमें बाह्य पाली का शुष्क भाग, बाह्य पाली का शुष्कली भाग जो तो सूख गया हो तथा पाली का भाग नष्ट हो एवं दूसरा भाग भी अल्प हो गया तो संक्षिप्त बंध का प्रयोग करेंगे। शुष्क कैसे आप एमसीक्यूज में याद रखें, जहां शुष्क आएगा वहां पे संक्षिप्त बंध का प्रयोग करेंगे। बाकी आप नीचे विमर्श में देखिए क्या बताया, इनमें बाह्य पाली का जो शुष्कीला भाग होता है वो कैसा होगा, सूख गया हो तथा पाली का भाग नष्ट हो गया और दूसरा भाग भी अल्प हो गया हो तो संक्षिप्त बंध का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए क्या बताया, हीन कर्ण से ही आपको समझ आ रहा है कुछ तो हीन है, तो अन अधिष्ठान पाली और क्षीण मांसो किसमें आएगा, हीन कर्ण में। ठीक है, तो क्या बताया, जहां पर पाली का अधिष्ठान ही ना हो और गंड के दोनों तरफ के भाग के मांस जो होता है कैसे होगा, क्षीण हो गए हो, तो हीन में जो होता है मांस कहीं कम हो रहा है और एक अनधिष्ठान है पाली में, तो हीन कर्ण में कैसा होगा, मांस क्षीण हो रहा है साथ में अनधिष्ठान है। ठीक है, तो वो कैसा होगा, हीन कर्ण बंद करेंगे। फिर क्या बताया, देखिए तन्नु विषम अल्प पाली वल्ली कर्ण कैसा होगा, यदि पाली कैसी होगी, पतली होगी, तनु विषम होगी, टेढ़ी मेढ़ी और अल्प होगी तो वल्ली कर्ण बंधन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तन्नु विषम अल्प होगी तो कौन सा, वल्ली कर्ण करेंगे। और अगर यष्टि कर्ण में कैसे करेंगे, ग्रथित मांस स्तब्ध सिरा संतत सूक्ष्म, तो हम क्या करेंगे, यष्टि कर्ण करेंगे, यष्टि कर्ण बंद करेंगे। क्या बताया है, जहां पाली के मांस में गट्ठे पड़ गई हो, ग्रथित मांस, स्तब्ध हो गई हो सिरा, ठीक है, और पाली छोटी हो गई हो तो यष्टि कर्ण बंद का प्रयोग करना चाहिए। ओके, फिर काकोष्ठ में देखिए क्या बताया, काकोष्ठ में यदि पाली मांस रहित
संक्षिप्त अग्रभाग वल्ली तथा अल्प रक्त युक्त हो गई तो काकोष्ठ बंद। निर्मांस संक्षिप्त अग्र अल्प शोणित पाली काकोष्ठक इति। तो क्या बताया है, यदि पाली कैसी हो गई हो, मांस रहित हो, संक्षिप्त अग्रभाग वाली तथा अल्प रक्तयुक्त हो गई हो तो क्या करेंगे, काकोष्ठ बंध का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह बंधनों करने पर दाह, शोथ, लालिमा, पाक, पीड़िका और पुय आदि स्त्राव होने लग जाए तो संधान के कार्य सिद्ध प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 15 कर्ण संधान विधि थे, जिनमें से 10 जो होते हैं वो साध्य थे, 5 जो होता है असाध्य थे। आपको सबके लक्षण सहित याद रखने हैं, हिंदी टर्म्स नहीं, आपको संस्कृत टर्म्स याद रखना है। फिर देखिए नीचे बताया है, क्या बताया नीचे, यस्य पाली द्वय अपि कर्ण से न भवेधि कर्णपीठम समय मध्य तस्य विद्वा विद्यते। क्या बताया देखिए, जिस मनुष्य के कर्ण के दोनों पाली ना हो, किसी मनुष्य के कर्ण में पाली ही नहीं होती तो उसके कर्णपीठ के मध्य के समान स्थान में वेधन करके कर्ण वर्धन करना चाहिए। देखिए क्या बताया, किसी का कर्ण है उसमें ये पाली होती है, हम ऑलमोस्ट यही छेद करते हैं। ठीक है, अगर यही पाली ही ना हो तो कहाँ करेंगे, कर्ण के पीठ ऊपर जो था कर्ण पृष्ठ में। ठीक है, कर्ण पीठ में करेंगे हम। ठीक, ये चीज यहाँ पर बताया गया। फिर देखिए क्या बताया, बाहर की कर्णपाली लंबे हों तो भीतर की ओर संधान करना चाहिए, यदि भीतर की कर्णपाली लंबी हो तो बाहर की ओर संधान करना चाहिए। ठीक है, ये चीज बताइए। फिर यहाँ पे क्या बताया, यदि किसी मनुष्य की मोटी, चौड़ी और स्थिर एक ही पाली हो तो उसे बीच में खींचकर ऊपर की ओर जोड़ देना चाहिए। ये सारी चीजें आप बस रीड कर लेंगे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए ये पूछा जाता है रेफरेंस में, यदि किसी मनुष्य की पाली ना हो तो शस्त्र वैद्य गंड प्रदेश से जीवित तथा कुछ संबंध रखते हुए मांस को लेकर उसे कर्णपाली बनावे। देखिए क्या बताया, अगर किसी मनुष्य में कर्णपाली ना हो तो कहाँ का मांस लेके हम उसकी कर्णपाली बनाएंगे, गंड प्रदेश कपोल स्थल का हम लोग मांस लेके उसकी कर्णपाली को बनाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया, रीड करेंगे, विमर्श है। देखिए, उपयुक्त बंधनों में से किसी एक बंधन को करने की इच्छा वाला वैद्य सर्जन प्रथम अग्रोपहरणीय अध्याय में वर्णित आवश्यक सामग्री का संचय कर ले। अगर आप लोगों ने अग्रोपहरणीय अध्याय नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप सभी को सुश्रुत सूत्र स्थान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे जाके अग्रोपहरणीय अध्याय को विजिट कर सकते हैं। विशेषताएं, सुरामंड, दुग्ध, जल, कांजी और टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन का महीन चूर्ण पास में रखें। फिर स्त्री या पुरुष जो हो उसके सिर के बालों को ठीक तरह से पीछे की ओर बांधकर हल्का भोजन करा के हितौषी उपचारों से उसके बंधनों द्वारा पकड़वा कर जो बंधन लगवाना उसका निश्चय करके छेदन, भेदन, लेखन और वेदन इनमें से जो उचित क्रिया हो उसको करने के कान के रक्त को देखकर निर्णय कर रक्त दूषित है या नहीं। ठीक है, देखिए क्या बताया, पहले तो अगर हमें संधान करना है तो क्या करना चाहिए, अग्रोपहरणीय अध्याय में जो भी वर्णन किया गया सामग्री उसको इकट्ठा कर लेंगे। फिर क्या बताया, जिसका भी हमें कर्ण संधान करना है उसके बाल को पकड़ के पीछे अच्छे से बांध लेंगे। उसके बाद कैसा करेंगे, हल्का भोजन, लघु भुक्तवंतो आप। ठीक, हाईलाइट करेंगे कैसा भोजन करेंगे, लघु भोजन कराने के बाद जो भी है जिसको भी करना है कर्ण संधान उसका जो था निश्चय कर लेंगे, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, उचित क्रिया जो भी करनी है उसके रक्त को देख के निर्णय करेंगे, रक्त दूषित है या अदूषित। अगर रक्त वायु से दूषित है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे, अगर रक्त कैसा हो, वायु से दूषित है तो रक्त हो तो कांजी और गर्म जल से। ठीक है, अगर वायु से दूषित रक्त हो तो कांजी और गर्म जल से। पित्त से दूषित हो तो कैसा, ठंडे पानी और दुग्ध से। कफ से दूषित हो तो सुरामंड और गर्म जल से। कानों का प्रक्षालन करने के पश्चात उस स्थान का लेखन कर्म करके संधान को न ऊंचे न नीचे और न विषम रखकर रक्त स्रोत के बंद होने पर संधान कर देना चाहिए। तो क्या बताया, अगर हम पहले निश्चय करेंगे कि रक्त दूषित है कि नहीं। अगर वो रक्त वायु से दूषित है तो कांजी और गर्म जल से, पित्त से दूषित है तो ठंडे जल और दुग्ध से, और कफ से दूषित है तो किसी सुरामंड और गर्म जल से प्रक्षालन करने के बाद हम उसका लेखन कर्म करने के बाद कर्ण संधान विधि करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या बताया देखिए, फिर शहद और घृत लगाकर पिच्चू रुई
जो होता है पिच्चू कोई रुई या प्रोत कपड़े से ढककर डोरे से न अधिक गाढ़ा तथा न अधिक शिथिल बंध कपाल का चूर्ण छिड़क कर आहार विहार का उपदेश करना चाहिए। द्विवर्णीय अध्याय में कहे हुए विधान के अनुसार उपचार करें। तो किसका चूर्ण छिड़क कर? कपाल का चूर्ण छिड़क कर आहार विहार का उपदेश करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट 3 चीज थे। एक तो पहले लघु आहार का सेवन कराएंगे कर्ण संधान के पहले। दूसरी चीज क्या बताया, अगर वायु से दूषित होगा तो हम कांजी और गर्म जल से, पित्त से दूषित होगा तो ठंडे पानी और दुग्ध से, कफ से दूषित होगा तो सुरामंड और गर्म जल से प्रक्षालन करने के बाद उस स्थान का लेखन कर्म करके फिर संधान करेंगे। संधान करने के बाद तीसरी चीज बताया, कपाल का चूर्ण छिड़क कर उसके बाद आहार विहार का जो था उपदेश करना चाहिए। तो इसमें जो था 3 चीज इंपॉर्टेंट थी, इस पैराग्राफ में आप उसे पढ़ लेंगे। फिर नीचे आने के बाद हम देखेंगे कर्ण का किसी के साथ विघटन, दिन में शयन, व्यायाम, अति भोजन, स्त्री संभोग, अग्नि या सूर्य का ताप तथा अधिक आभूषण, अन्य प्रकार का परिश्रम, ये सब वर्जित। तो क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बताया, इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसे हाईलाइट करेंगे। बंधन के समय यदि कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता हो, कॉमा, अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो या फिर रक्त बहुत कम निकलता हो तो संधान नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है, पेज के टॉप पर लिख लेंगे कि संधान कब कब नहीं करेंगे हम। या तो बहुत अशुद्ध रक्त निकल रहा हो या तो बहुत ज़्यादा रक्त निकल रहा हो, और तीसरी चीज रक्त या तो बहुत कम निकल रहा होगा, तब हम संधान नहीं करेंगे। कभी कभी आप सोचेंगे अगर रक्त कम निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, संधान कर सकते, ऐसा नहीं। 3 चीज बताइए, 3 जिसमें हम संधान नहीं करेंगे। तो अशुद्ध रक्त निकल रहा होगा, दूसरी चीज बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा होगा, तीसरी चीज बहुत कम रक्त निकल रहा होगा, तो संधान नहीं करेंगे। फिर क्या बताया, क्योंकि वात दुष्ट रक्त में संधान करने से वात दुष्ट रक्त में संधान करने से रोपित होने पर भी परिपोट रोग हो जाता है। पित्त दूषित रक्त में रूढ़ होने पर दाह, पाक, राग, वेदना, उपद्रव होते हैं। कफ से दूषित रक्त में संधान करने से स्तब्धता और खुजली होती है। तो क्या बताया, अगर रक्त जो था वात से दूषित होगा और हम संधान करेंगे तो क्या होगा, परिपोट नामक रोग की उत्पत्ति होगी। अगर पित्त से दूषित रक्त होगा और हम संधान करेंगे तो दाह, पाक, राग, ये तो पित्त के फीचर्स हैं, आप सभी को पता है। कफ से होगा तो स्तब्धता और खुजली, ये भी कफ के ही हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, वात वाला। वात में जो था कौन सा रोग होगा, परिपोट। तो पेज के टॉप पे आप ये भी लिख लेंगे, अगर वात दूषित रक्त में संधान करेंगे तो क्या होगा, परिपोट रोग की उत्पत्ति होगी। फिर नीचे क्या बताया, तिल्ली के कच्चे तेल द्वारा 3 दिन तक परिषेक करना चाहिए, पीछे हमने पढ़ लिया था। प्रत्येक तीसरे दिन पिच्चू का परिवर्तन करना चाहिए। इसी तरह से जब वह ठीक तरह से रोपित हो जाए तो कोई उपद्रव भी न पैदा हो, तो उस स्थान की त्वचा का रंग अन्य त्वचा सादृश्य हो जाए, उसे छिद्र में को वर्धनक धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर वहाँ पे पहले हम 3 दिन तक जो तक कच्चे तेल से जो क्या करेंगे, आम तेल से परिसेचन करेंगे और हर 3 दिन पे पिच्चू का परिवर्तन करेंगे। फिर वहाँ पे कैसा होगा, उस स्थान का जो होगा रोपण हो जाए, फिर वहाँ पे कोई उपद्रव ना हो और वहाँ का त्वचा का रंग भी अन्य स्थान के त्वचा जैसा हो जाए, तो क्या करेंगे, वर्धनक करेंगे। पीछे हमने वर्धनक पढ़ा था, क्या था, नीम के जो होता है सीख से उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे छिद्र को, उसी को वर्धनक कहते हैं। तो वही बताया, अगर हर चीज़ रोपण हो जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वर्धनक करेंगे। इसके विपरीत करने से शोथ होगा, दाह होगा, पाक होगा, राग होगा, वेदना होगा और अन्य उपद्रव होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे बताया कि अगर शुद्ध कर्णपाली की वृद्धि के लिए अभ्यंग करने के लिए क्या क्या किस किस चीज़ से अभ्यंग करेंगे, ये चीज़ आप रीड कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या बताया, प्रथम स्वेदन कर्म करके पश्चात इस तैल को कान पर लगाकर मर्दन करें। इस तरह इस तैल के प्रयोग से बिना उपद्रव किए ही कर्ण बलवान होकर बढ़ता है। ठीक है, फिर ये देखिए क्या बताया, जो कान उक्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन और उद्वर्तन तथा अभ्यंग करने से नहीं बढ़ते, उनके लिए अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिए। ठीक है, ये बताया कि जो कर्ण जो होता है स्वेदन, स्नेहन आदि से नहीं बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, अपान प्रदेश में जो होता है प्रच्छान करेंगे। फिर क्या बताया, यदि कर्णपाली का संधान करने के बाद ही उसे सहसा बढ़ने का प्रयत्न किया जाए तो पाली आम होने से शीघ्र ही शोथयुक्त होकर वह गिर जाती है। क्या बताया, कर्णपाली का संधान कर दिया, उसके बाद एक ही बार में उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पे शोथ होगा और वहाँ पाली जो होता है गिर जाएगी।
तो हमें वेट करना चाहिए कि वहाँ का रोपण हो जाए, उसके बाद हम वर्धनक करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बताया है। अब हमने कर्ण संधान विधि पढ़ लिया। अब वहाँ पे जो होता है उसके रोग के बारे में बताया। देखिए क्या बताया। मिथ्या आहार विहार से वात पित्त और कफ ये कुपित होकर पृथक पृथक दो दो मिलकर या तीनों मिलकर कर्णपाली में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कर्णपाली में अगर वायु कुपित हो जाएगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा, स्पर्श ज्ञान होगा, शोथ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर वात प्रकुपित होगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा, स्पर्श ज्ञान अभाव होगा और शोथ उत्पन्न हो जाएगा। पाली में पित्त कुपित होने पर दाह विस्फोट का प्रादुर्भाव, शोथ और पाक उत्पन्न हो जाएगा। पाली में कफ कुपित होने पर कंडू, शोथ, कान की झंझनाहट तथा भारीपन ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 चीज बताया है कि अगर मिथ्याहार विहार करेंगे तो वात पित्त कफ या फिर कुपित होंगे या फिर दो दोष मिलके कुपित होंगे। तो अगर वात प्रकुपित होगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा, स्पर्श ज्ञान का अभाव होगा, शोथ होगा। पित्त होगा तो दाह विस्फोट और शोथ पाक होगा। कंडू में और कफ होगा तो कंडू, शोथ, झंझनाहट, भारीपन रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख लेंगे कि वात की वजह से कौन से रोग उत्पन्न होंगे, पित्त के, और कफ की वजह से कौन से होंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया। अब इसके अनंतर कर्णपाली में उपद्रव स्वरूप में होने वाले रोगों के नाम तथा उनके लक्षण कहते हैं। उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव में अत्यंत कंडू होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कर्णपाली में हम क्या पढ़ते हैं, कर्णपाली का संधान विधि कितना था, 15 था। रोग अभी हमने पढ़ा तो 5 रोग होते हैं, और अभी उपद्रव पढ़ेंगे तो 10 उपद्रव होते हैं। तो आप टॉप पे लिख लेंगे कि कर्णपाली के रोग कितने हैं, 5 हैं। उपद्रव कितनी है, 10 हैं। और बंधन विधि कितनी है, 15 है। ठीक है, तो अभी हम 10 उपद्रव पढ़ेंगे। अभी ऊपर हमने 5 रोग पढ़ लिया और पीछे हमने 15 संधान विधि पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 10 उपद्रव। कौन कौन से उपद्रव है देखिए। उत्पाटक, उत्पुटक और श्राव, इसमें ये 3 में क्या होगा, अत्यंत कंडू होगा। फिर क्या बताया, अवमंत, सकंडुक, रथित, जम्बुल, स्त्रावी तथा दहवान, ये 10 पाली के उपद्रव हैं। इनकी यथाक्रम में चिकित्सा कहता हूँ, उसको सुनो। ठीक है, चिकित्सा में क्या बताया, उत्पाटक रोग में आधि, डंड, राल, पाट, ये सब यहाँ पे बताया, आप उसे रीड कर लेंगे। उत्पुटक में आम, अमलतास, सहजन, करंज, गो की चर्बी, ये सब आप रीड कर लेंगे। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल रीड करना है बस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 3 ऐसे उपद्रव है जिसमें अत्यंत कंडू होती है, उत्पाटक, उत्पुटक और श्राव। इसमें 3 ऐसे उपद्रव है जिसमें बहुत ज़्यादा अत्यंत ही कंडू होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया, इंपॉर्टेंट है पीछे। देखिए, सकंडुक में क्या करेंगे, वक्ष्यमाण तैल का प्रयोग करेंगे। ये हाईलाइट करेंगे, वक्ष्यमाण तैल का प्रयोग करेंगे किसमें, सकंडुक में। फिर यहाँ पे नीचे बताया नासा संधान विधि में। ठीक है, 2 चीज़ है नासा संधान विधि में, क्या करेंगे देखिए। यदि किसी का नासा है, ठीक है, नोज है, वो कट गया तो हम उसको क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे बताया। देखिए, किसी का नोज है, ठीक, ये यहाँ पे से जो आँख है, नोज, ये यहाँ से कट गया तो उसके लिए क्या करेंगे, रोग के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि का यथावत वर्णन करता हूँ। छिन्न नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसको बाहर उसी के बराबर कपोल से कुछ संबंध रखते हुए चर्मयुक्त मांस काट कर कटे नाक के अग्रभाग का विलेखन करके उस स्थान पर वो मांस लगाकर सुई से सीवन कर्म करके बंधन कर लगाकर सावधानी पूर्वक शीघ्रता से जोड़ देवें। उसके पश्चात नासा के रौद्र में 2 एरण नाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंचा उठाकर जोड़ दें। देखिए क्या बताया, अगर किसी का नासा है वो कट गया है, देखो किसी का नासा है वो कट गया है, तो क्या करेंगे हम, उसी के बराबर का जो है नासिका के बराबर कोई वृक्ष का पत्ता लेके ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और इस पत्ते के बीच में जो है कपोल का जो है कुछ संबंध रखते हैं, उसका मांस लेंगे और यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीवन कर्म कर देंगे। ठीक है, सीवन कर्म कर के जो है बंधन लगाने के बाद उसको शीघ्रता से जोड़ देंगे। अगर अब ऐसे ही लगा के मांस को ऊपर से यहाँ से सीवन कर्म कर दिया, जोड़ दिया, तो वो गिर जाएगा। इसलिए क्या बताएं, दोनों नासा में जो है एरण नाल प्रवेश करके उसको ऊंचा उठाकर जोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या बताया आगे देखिए, स्वाभाविक नासिका की तरह देखकर बंधन लगा देना चाहिए। पश्चात उस पर लाल चंदन, मुलेठी
का महीन चूर्ण छिड़क देंगे। फिर श्वेत पिच्चू से ढककर तिल के तेल के बराबर सेचन करना चाहिए। पूर्व भोजन से ठीक जीर्ण होने के बाद घृतपान करना चाहिए। ठीक है, क्या बताया, पूर्व भोजन के जीर्ण होने के बाद क्या करेंगे, हम घृतपान का प्रयोग करेंगे। स्निग्ध होने पर युक्तिपूर्वक विरेचन कर्म करना चाहिए। जब ठीक तरह से संधित नासा का रोहण हो जाए उस दशा में उसके कपोल संबंधित हिस्से को काट देना चाहिए। यदि नासिका छोटी रह गई हो तो उसे पुनः बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मांस अधिक बढ़ जाए तो उसे काट कर समान कर देना चाहिए। ठीक है, क्या बताया, देखिए, नासिका है, कट जाने पर उसी के समान वृक्ष का पत्ता लाके रखेंगे। फिर कपोल से संबंधित मांस रखते इसमें भर देंगे और क्या कर देंगे, साइड साइड से सीवन कर्म कर देंगे। फिर 2 एरंड नाल दोनों नासिका में प्रवेश करके इसको ऊंचा उठा देंगे। उसके बाद क्या बताया, लाल चंदन, मुलेठी और रसोंत का महीन चूर्ण छिड़क देना चाहिए। फिर पिच्चू करना चाहिए। उसके बाद जो था पूर्व का भोजन ठीक होने पे घृतपान करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बताया, देखिए, स्निग्ध होने पर युक्तिपूर्वक विरेचन करेंगे। फिर अगर बहुत बढ़ जाए, अगर नासा जो था बढ़ गया हो तो उसको जो था काट कर उसके समान का शेप कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ था हमारा क्या, नासिका जो होता है संधान विधि। नासिका संधान विधि में हम शस्त्र कर्म के 2 शस्त्र कर्म करते। कौन सा किया था, एक हमने लेखन किया था और दूसरा सीवन कर्म किया था। लेखन कब किया था, जब नासिका है वो कट गई थी। ठीक है, तो उसको कट गई तो यहाँ पे से टेढ़ी थोड़ा सा ऐसा खुर तो हो गया होगा ऊपर नीचे, तो इसको लेखन कर्म करके एकदम समान ले आएंगे। उसके बाद वृक्ष का पत्ता लगा के कपोल का संबंध रखते हुए कुछ मांस को भरेंगे। तो पहला लेखन किया था, फिर दूसरा चीज सीवन किया था। 2 कर्म किया था, शस्त्र कर्म में से 2 कर्म हमने नासिका संधान में किया था, एक लेखन किया था और एक दूसरा सीवन कर्म किया था। ठीक है, फिर नीचे देखिए क्या बताया, कटे हुए ओष्ठ या जन्मजात विकृत ओष्ठ का संधान भी नासा संधान के अनुसार करना चाहिए। भेद केवल इतना ही है, इसमें एरंड नाल का उपयोग नहीं होता। इस प्रकार जो वैद्य नासा तथा ओष्ठ के संबंध को भली भांति जानता हो वह राजाओं की चिकित्सा करनी हो। क्या बताया, जैसे हमने नासा कट गया था तो हमने जैसे संधान किया, उसी प्रकार ओष्ठ भी अगर कट जाए तो उसी प्रकार संधान करेंगे। केवल फर्क इतना है कि उसमें हम सपोर्ट के लिए 2 एरंड नाल डाल रहे थे नासा छिद्र में, यहाँ पे कोई एरंड नाल का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्या बताएं, यहाँ पे जो वैद्य जो होता है ये 2 नासा और ओष्ठ का संधान अच्छे प्रकार जानता हो वो राजाओं की चिकित्सा करने योग्य है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके हमें फॉलो करके DM कर सकते हैं। आपके मैसेजेस हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।